हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन हमारे सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है सारे के सारे। और अगर आप सोशियोलॉजी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जो है मेरी वीडियोस पहले देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आज जो ये वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत दिनों बाद आया है। लगभग 1.5 महीने के बाद आज जो है हम वीडियोस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो है जुलाई में एग्ज़ाम होगा नेट का और आगे जो हमारा पीजीटी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसलिए अब हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू हम डेली प्रैक्टिस सेट लगाएं ताकि हमारा जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गया है, काफ़ी दिनों से वीडियोस आ नहीं पा रहा था, तो अब कोशिश पूरी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। और आज हमने कुछ ईजी क्वेश्चन रखे हैं और उसके बाद हम आगे जो है वीडियोज़ में नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लोक रीतियाँ जो होती हैं वो रूढ़ियाँ कब बनती हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि जो लोक रीतियाँ होती हैं वो रूढ़ियाँ बनती हैं जब, ऑप्शन है पहला, उनका पूरा किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। दूसरा ऑप्शन है, समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णु दृष्टि अपनाता है। तीसरा है, लोग उनके उल्लंघन पर अनौपचारिक प्रतिबंध जैसे व्यंग और हल्की फुल्की आलोचना करने लगते हैं। चौथा है, उनके साथ उचित और अनुचित का नैतिक विचार संबंधित हो जाता है। तो लोकरीतियाँ रूढ़ियाँ कब बन जाती हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लोकरीतियाँ जो होती हैं वो रूढ़ियाँ तब बनती हैं जब उनका जो पूरा किया जाना समूह कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझा जाने लगता है। तो देखिए, लोकरीतियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले जो लोकरीति है इसे किसने दिया था? तो इसे बताया था किसने? समनर ने। तो ये समनर का कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने कहा था कि लोकरीतियाँ जो होती हैं उनमें समूह कल्याण की भावना होती है, यानी वो व्यक्तियों पर दबाव डालती हैं कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो व्यक्तियों पर दबाव डालती हैं कि वो व्यक्ति जो है उसे अपने व्यवहार के अनुरूप रखें। यानी वो जिस तरीके से समूह व्यवहार करता है उसी तरीके से उन पर भी दबाव पड़ता है कि वो उस तरीके से व्यवहार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? यानी एससी और एसटी से कौन सा इसमें जो है संबंधित है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है धारा 364, दूसरा है धारा 365, तीसरा है धारा 366 और चौथा है धारा 367। तो इनमें से कौन सी धारा है जो एससी और एसटी दोनों से संबंधित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 366। तो देखिए, संविधान का जो ये अनुच्छेद है 366, इसके अनुसार क्या होता है कि जो सभी जातियां हैं, जातियां, प्रजातियां या जनजातियां हैं या फिर अनुसूचित जातियां हैं, इन सभी का उल्लेख किस में हुआ है? इन सभी का उल्लेख 341 में इनका उल्लेख किया गया है। यानी इन सभी को परिभाषित किया गया है धारा अनुच्छेद 366 के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ कहीं भी जीवन है वही समाज है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो ये एक कथन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है जेपी गिलिन एवं जेएल गिलिन, दूसरा है डब्ल्यू ग्रीन, तीसरा है एम जिन्सबर्ग और चौथा है मैकाइवर एवं सीपेज। तो जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, तो ये समाज की परिभाषा है। इसको किसने परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैकाइवर। तो यह परिभाषा जो है मैकाइवर की है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया है? यानी समाज का वर्गीकरण किसने किया था दबाव मूलक और इच्छा मूलक के रूप में? पहला है मैक्स वेबर, दूसरा है हेनरी मैन, तीसरा है मॉन्टेस्क्यू और चौथा है इमाइल दुर्खीम। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खीम। इन्होंने समाजों का जो वर्गीकरण किया था उसमें इन्होंने एक समाज को क्या बताया था? दबाव मूलक, और दूसरे को बताया था इच्छा मूलक। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दुर्खीम ने दिया था। दुर्खीम ने बताया था कि जो ये दबाव मूलक नियम है ये परंपरागत समाज में पाया जाता था।
ये किसकी विशेषता है? तो ये परंपरागत समाज की विशेषता है जिसमें इन्होंने यांत्रिक एकता बताया था, और दूसरा उन्होंने बताया था इच्छा मूलक, ये आधुनिक समाज की विशेषता है। इसे इन्होंने साव्ययी एकता बताया था, आधुनिक समाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका के संप्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से किसने दिया था? पहला ऑप्शन है मेलिनोवस्की, दूसरे हैं टालकट पार्सन्स, तीसरे हैं आर.ई. पार्क और चौथा है राल्फ लिंटन। तो किसने परिस्थिति एवं भूमिका को सबसे पहले विकसित किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राल्फ लिंटन। तो राल्फ लिंटन जो है इन्होंने परिस्थिति और भूमिका को सबसे पहले एकदम व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया था कि जो परिस्थिति समूह या समाज होता है इसमें व्यक्ति की इसमें जो है व्यक्ति के पद की सूचक होती है ये, यानी ये समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जाता है, या व्यक्ति जो होता है अपने गुणों या योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। और इन्होंने भूमिका के लिए बताया था कि भूमिका जो होती है वो परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, यानी जो परिस्थिति होती है, परिस्थिति को स्टेटस कहते हैं। तो स्टेटस क्या होता है? स्टेटस जो होता है ये व्यक्ति को कहाँ पे प्राप्त होता है? ये समाज में मिलता है। उसका जो पद होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका स्टेटस होता है, और ये जो उसकी भूमिका होती है, उसका जो रोल होता है, तो वो जैसा उसका स्टेटस होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी भूमिका होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजातंत्र की क्या विशेषता है? पहला है राजनैतिक दल, दूसरा है निर्वाचक मंडल, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। इसमें कूट में सही उत्तर देना है। तो प्रजातंत्र की सबसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए पहला भी सही है, प्रजातंत्र जो होता है इसमें राजनीतिक दल होता है, सही बात है। दूसरा, इसमें निर्वाचक मंडल भी होता है। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है। और चौथा, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार भी होता है, यानी जो 18 साल से ऊपर के होते हैं वो अपना जो है मताधिकार दे सकते हैं, उनको मताधिकार होता है, यानी वोट देने का अधिकार होता है। तो ये चारों ही विशेषताएं प्रजातंत्र की विशेषताएं हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सकेंद्र की अवधारणा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है हर्स्कोविट्ज, दूसरा है डी.बी. कारपेंटर, तीसरा है टायलर और चौथा है जिमरमैन। तो सांस्कृतिक सकेंद्र की अवधारणा किसने दिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्स्कोविट्ज। तो हर्स्कोविट्ज ने सांस्कृतिक सकेंद्र या सांस्कृतिक सापेक्षता के सिद्धांत को दिया था। इसे सांस्कृतिक सकेंद्र को सांस्कृतिक सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और मतलब एकदम इजी टू मॉडरेट है, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कोई नया क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, और हम इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं। बाकी इसके आगे जो वीडियोज़ आएंगी तो उसमें हम नए नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे अच्छा मित्र है और निर्वाण चरम आनंद है, यह किसका अनुमोदन है? यानी ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये किस चीज़ में बताया गया है? पहला है भगवद गीता, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है धम्मपद और चौथा है रामायण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धम्मपद। तो ये जो भी चीज़ें, जो भी लाइनें हैं, ये किस चीज़ में लिखा गया है? ये धम्मपद में लिखा गया है। और धम्मपद जो है ये बौद्ध संगीत, यानी जो राजगृह में जो महाकश्यप की अध्यक्षता में लिखा गया था, ये बौद्ध भिक्षुओं व भिक्षुणियों के जीवन दर्शन व नियमों को दर्शाता है। यानी ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में जो भिक्षु या भिक्षुणी होते थे उनके जीवन दर्शन को ये जो है दर्शाता है एक तरह से। अगला क्वेश्चन है, 8वीं योजना प्रारंभ कब हुई थी? पहला है 1990 में, दूसरा है 1991 में, तीसरा है 1992 में, चौथा है 1993 में। तो जो 8वीं योजना प्रारंभ हुई थी, 8वीं योजना से मतलब है कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका यहाँ पे कालक्रम पूछा है, यानी कब वो शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो 1992 से 1997 था, 1992 से 1997। और इसमें जो है मानवीय विकास व ऊर्जा संसाधन और आधुनिकीकरण को ज़्यादा प्रधानता दिया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी है? चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी किसकी पुस्तक है? पहला है गुरनार मिर्डाल, दूसरा है अल्वा मिर्डाल, तीसरा है आर के मर्टन और चौथा है अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरनार मिर्डाल। तो ये बुक किसका है? चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये गुरनार मिर्डाल का जो है पुस्तक है और इन्होंने एशियन ड्रामा और चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी में विकासशील देशों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है। यानी जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत क्या है? विकासशील देश है, तो ऐसे देशों का इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक विस्तृत वर्णन दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयोग किया गया दृष्टिकोण क्या कहा जाता है? विचलित व्यवहार, पहला ऑप्शन है प्रकार्यात्मक, दूसरा है संरचनात्मक, तीसरा है अंतःक्रियात्मक और चौथा है सांस्कृतिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःक्रियात्मक। तो जो विचलित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है हार्वर्ड बेकर द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? अंतःक्रियात्मक कहा जाता है। बेकर और लैमर्ट, ये जो दोनों हैं, इन्होंने अंतःक्रियात्मक आधार पर लेबलिंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? लेबलिंग थ्योरी। इन्होंने लेबलिंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था और इसमें इन्होंने विचलित व्यवहार का अप्रोच भी दिया था, उपागम प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. बोस, एस. विश्वेश्वरैया और चौथा है महल नवीश। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया यह किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है एम विश्वेश्वरैया की, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक है, तो इसे जो है 1934 में विश्वेश्वरैया ने लिखा था। 1934 में इन्होंने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसे हिंदी में हम कहेंगे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस नाम का इन्होंने ये पुस्तक लिखा था और ये स्वतंत्रता पूर्व ही आर्थिक नियोजन के सैद्धांतिक प्रयास के रूप में इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न विचारकों में से किस एक ने मत व्यक्त किया कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉफ, दूसरा है ऑस्कर लेविस, तीसरा है लुई डूमा और चौथा है एम एन श्रीनिवास। तो सबसे पहले ये भारतीय गांव, तो देखिए जो रॉबर्ट रेडफील्ड थे, उन्होंने भारतीय गांवों का अध्ययन किया था और उसके आधार पर उन्होंने क्या बताया था कि 4 विशेषताएं होती हैं, जिसमें उन्होंने लघुता, विशिष्टता, आत्मनिर्भरता और एक उन्होंने क्या बताया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक उन्होंने विशेषता और बताई थी। तो उन्होंने बताया था कि 4 तरह की विशेषताएं जो है लघु समुदाय में पाया जाता है। तो जो अलग अलग विचारक थे, उन्होंने जो है जा कर के जब खुद से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जो भारतीय गांव हैं उनमें आत्मनिर्भरता की कमी है। तभी उन्होंने कहा था कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। यानी जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था कि ये विशेषताएं पाई जाती हैं, उसमें से 1-2 विशेषताएं ऐसी थी जो सभी जगह देखने को नहीं मिली थी। तो देखिए ये किसने कहा था या किसका मत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन श्रीनिवास का। तो एम एन श्रीनिवास ने, इनकी जो पुस्तक थी इंडियन विलेज, इसमें इन्होंने यह वाक्य कहा था कि जो भारतीय गाँव है, भारतीय गाँव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यह किसका विचार है कि सामान्य अपराधी एक मिथक है? पहला ऑप्शन है डेविड अब्राहमसेन, दूसरा है C.A. सेंटोस, तीसरा है रॉबर्ट लिंडर और चौथा है A.R. लैंडस्मिथ। तो यह किसका विचार है कि सामान्य अपराधी जो होता है वो एक मिथक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड अब्राहमसेन। अगला क्वेश्चन है, बाल न्याय अधिनियम कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1987 को, 3 सितंबर 1988 को, 4 नवंबर 1990 को, 5 जनवरी 1996 को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1987 को। तो भारत में जो बाल न्याय अधिनियम है ये 1986 यानी अक्टूबर 1987 से लागू किया गया था और इसके अनुसार क्या बताया गया था कि जो 16 वर्ष तक की आयु के लड़के हैं और 18 वर्ष की आयु की लड़कियां हैं, उनको अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। लड़कों के लिए 16 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस एक प्रक्रिया की विवेचना एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में नहीं किया है? यानी अपनी इस पुस्तक में इन्होंने ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसे नहीं दिया है? संस्कृतिकरण, राष्ट्रीयकरण, पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीयकरण। तो एम.एन. श्रीनिवास जो हैं इन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति, लौकिकीकरण इन सभी कॉन्सेप्ट को दिया है, लेकिन राष्ट्रीयकरण जैसी कोई कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिया है अपनी पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? पहला ऑप्शन है पेरेटो, दूसरे हैं वेबर, तीसरे हैं कार्ल मार्क्स और चौथे हैं डेहरेंडॉर्फ। तो किसने सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारक को महत्वपूर्ण नहीं माना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेबर। वेबर जो हैं ये एक धार्मिक निर्धारणवादी हैं और इनका मानना है कि संस्कृति के अंतर्गत धर्म भी आ जाता है और इनका मानना है कि जो औद्योगिक क्रांति हुआ था उसका जो मूल कारण था वो क्या था? वो प्रोटेस्टेंट इथिक्स था। अगला क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से अर्नोल्ड जे टैनबी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कौन सा था? ये जो है जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है तो उसमें से टैनबी द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था वो इसमें पूछा है। तो पहला है चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, दूसरा है सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक समझौता सिद्धांत और चौथा है सबव्ययी सिद्धांत। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? टैनबी ने दिया था। तो देखिए जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत है उसमें रेखीय सिद्धांत है और ये चक्रीय सिद्धांत है। तो चक्रीय सिद्धांत में स्पेंगलर, टैनबी, सोरोकिन और पेरेटो इन चारों ने चक्रीय सिद्धांत दिया था और टैनबी द्वारा दिया गया था चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? पहला है बर्नार्ड, दूसरा के यंग, तीसरे हैं गुरविच एवं मूर और चौथे हैं C.H. कूले। तो संगठित, असंगठित और स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरविच एवं मूर। गुरविच और मूरे ने जो है सामाजिक नियंत्रण के 3 स्वरूप बताए थे, संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण या सामाजिक नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? इसको देखते हैं। तो पहला जो है समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, दूसरा सामाजिक विज्ञान इस मान्यता पर आधारित है कि संसार में मानव केंद्रीय है, तीसरा है प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों में विषय सामग्री के मापन की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, चौथा है समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसमें से समाजशास्त्र के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों में विषय सामग्री के मापन की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, ये सेंटेंस गलत है, बाकी सारे सही हैं। और ये गलत क्यों है? क्योंकि जो सामाजिक संबंध होता है इसका निश्चित मापन असंभव है, इसका निश्चित माप नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो व्यक्तियों का व्यवहार होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा बदलता रहता है। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो 20 में से आप लोग का 18+ तो क्वेश्चन सही होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए आपको जो है मिल जाए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।